बात पंकज जी का रुख करूंगा क्योंकि कांग्रेस का रिएक्शन झारखंड पे जरूर चाहिए। और कांग्रेस का रिएक्शन बधाई के साथ ये कि प्रियंका वाड्रा, सवाल बड़े उठ रहे थे कब आएंगी केंद्र की राजनीति में, तो शायद वो तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्दी संसद में वो दिखने वाली हैं, ऐसी लीड हासिल कर ली है जिसे पाटना मुश्किल है। अरविंद सर, झारखंड को लेकर एक सोरेन नाम है, जैसे जैसे माना जाता है कांग्रेस में गांधी नाम है, गांधी नाम एक सक्सेस और गांधी नाम एक कांग्रेस को एकजुटता देने वाला नाम है, उसी तरीके से झारखंड में सोरेन नाम इसी तरीके से लिया जाता है। चंपाई सोरेन क्यों नहीं वो लेगेसी एनडीए की तरफ ट्रांसफर करवा पाया, और झारखंड का रिजल्ट बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ऐसा क्यों आ रहा है जहां वो पिछड़ रहे हैं? देखिए, असल में सोरेन का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गांधी से। सोरेन का मतलब जो है, शिबू सोरेन ने तो लड़ाई लड़ी ही, झारखंड की लड़ाई सबसे ज़्यादा आगे वही रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई और झारखंड राज्य की लड़ाई दोनों में वो आगे रहे हैं। लेकिन आज चुनाव जीत के हेमंत सोरेन जिस पोजीशन में आ गए हैं, मेरे ख्याल से इतना कंफर्टेबल कभी शिबू सोरेन भी नहीं थे। और खुद हेमंत तो नहीं ही थे, हेमंत तो मैंने 5 साल उनका शासन चला है, लेकिन जब चुने गए थे तब भी और बीच में भी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। आज वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और इस मजबूत स्थिति के लिए मैं मानता हूँ कि उनकी पॉलिटिकल क्षमता और फिर पत्नी का आ जाना, उनका भी पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई महिला नेता इतना मजबूती से आई है। लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी की स्ट्रेटजी वहाँ मेरे ख्याल से उल्टी पड़ी है, जो उनको लाभ दे गई। उल्टी पड़ने में ये भी कि रघुवर दास के रूप में पहली बार गैर आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और इन 5 सालों में सरकार की आलोचना करने, शासन की आलोचना करने, करप्शन पे फोकस करने की जगह लगातार सरकार गिराने की कोशिश की गई, जिसकी अंतिम परिणति हेमंत को जेल भेजना। चंपाई वो ट्रांसफर नहीं करा पाए क्या सर? चंपाई तो असल में चंपाई की लीडरशिप कुल मिला के 2 सीटों पे सिमट गई। बीजेपी ने उनको अपनी ओर लिया जरूर, लेकिन उनको कोई लीड रोल में थोड़ी दिया। उनको अपनी सीट एक दे दी, एक बेटे की सीट दे दी। अर्जुन मुंडा को उनकी बीवी की एक सीट दे दी। बाबूलाल मरांडी की पार्टी को मर्ज कराया तो उनको अध्यक्ष बनाया, सब हुआ, लेकिन लीड भूमिका तो हेमंत बिस्व शर्मा ने निभाई। और झारखंड में गैर आदिवासी कोई और असम का कोई आदमी आके लीड कर लेगा पार्टी को, ये सोचना ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इसमें स्ट्रेटजिक भूल है। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, आपसे पहले ही कुछ स्पोक्स पर्सन थे आपकी ही पार्टी के जो चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, ईवीएम को लेकर, हालांकि ये महाराष्ट्र को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन वहीं एक तरफ नतीजे जो हैं वो वायनाड को लेकर हैं, जहां पर प्रियंका गांधी काफ़ी मतों से आगे चल रही हैं। वहीं एक तरफ जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो झारखंड को लेकर आ रहे हैं, जहां पर इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। और महाराष्ट्र को लेकर फिर इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं कि चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी, और ये जो नतीजे यानी रुझान जो सामने आ रहे हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा अगर हम महाराष्ट्र को लेकर बात करें। देखिए, ऐसा है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और चुनाव आयोग को लेकर शिकायत कोई हमारी नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर इस समय देश में जो भी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और उनकी पवित्रता को लेकर चिंतित लोग हैं, सभी शिकायत कर रहे हैं। अभी वोट फॉर डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट आई हरियाणा को लेकर, जिसमें बताया गया कि वोट पढ़ने से लेकर और मतगणना के बीच में वहां 13 लाख वोट बढ़ाए गए। और कैसे बढ़ाए गए, क्या हुआ, एक बहुत ही संदेह का पूरा वातावरण है चुनाव आयोग को लेकर, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल मैं ये मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि जो सब कुछ है अब हम मान सकते हैं, हालांकि नतीजे नहीं आए हैं, कि यही रिजल्ट रहेंगे। तो देखिए, इस चुनाव को लड़ा कैसे गया। कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक मुद्दा सामने रखा, चाहे रोजगार का, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, चाहे इस देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ उन पर जो हमले हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक मौलिक विचार दिया गया इस चुनाव में, वो क्या था? वो था कटेंगे और बटेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा हिंसक नारा दूसरा कोई नहीं था, और हमने पूरी कोशिश की कि इस नारे को सकारात्मक राजनीति से रोका जाए। और हमें बड़ी खुशी है कि हेमंत बिस्व शर्मा, ये आपके शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ, इन सब ने मिलकर जिस तरीके से झारखंड को एक आदिवासी चेतना, उनकी स्वतंत्र चेतना, अस्मिता का से जुड़ा हुआ एक राज्य है,
उसको जिस तरह से झूठ बोलकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में डालने की और उसे बांटने की कोशिश की वहां की जनता ने, उन्हें करारा जवाब दिया है। हम महाराष्ट्र में असफल हुए, इसको मानने में कोई हमें दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में हम ये देख रहे थे कि किस तरह से वहां पर खास तौर पर अडानी का जो पूरा मामला अब तो बहुत खुलकर आ गया है, चाहे वो धारावी का मामला हो, चाहे अन्य तमाम मामले हो, उसको लेकर हम जिस लेवल पे हम जा रहे थे उसमें अभी ये रिजल्ट है। मैं अभी इस पर क्या सवाल खड़ा करूं, अभी फाइनल आ जाने दीजिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति थी कि कहीं 1-to-1 ना होने पाए, इतने ज्यादा प्रत्याशियों को खड़ा करो और साथ में जो दूसरे तमाम पक्ष हैं उनको किस तरह से संसाधन मुहैया कराओ और मुद्दे को पूरी तरह से डाइवर्ट करो कि कटेंगे बटेंगे जैसी बात करो, उसमें हम महाराष्ट्र में जो असफल हुए हैं वो निश्चित रूप से हमारी भी असफलता है। और देश को भी इस पर बहुत चिंतित होकर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की वाणिज्यिक कैपिटल जो है, कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई, वो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। बहरहाल अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि यही होगा, फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो 2 चुनाव हुए उसमें एक हम हारे, एक हम जीते। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कहीं कोई जीतता है, कहीं कोई हारता है, लेकिन जो एक हिंसक नारा इस देश में आया है वो सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश को। चलिए इन नारों पर सबके अपने अलग अलग तर्क हो सकते हैं। पंकज जी, बहुत बेहतर आपने कहा, आपने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया कि हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे ख्याल से ईवीएम को लेकर रिजल्ट आने के बाद सवाल उठाना भी उतना ही नकारात्मक माना जाएगा या माना जा सकता है। छोड़ दीजिए इन चीजों को, छोड़ दिया जाए, सब एक प्लेटफॉर्म पर। झारखंड आप जीते, वहां पर